हेलो एवरीवन। आज 26 जनवरी का जो करंट अफेयर्स था और 27 का जो करंट अफेयर्स है, दोनों को हम कम्प्रिहेंसिव साथ में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं आए थे किसी भी ना तो अगर हम देखें न्यूज़पेपर में ना पीआईबी में सिमिलर टाइप टॉपिक थे, तो हम दोनों कंबाइन करके लगभग 14 क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। पहले जो क्वेश्चन की पहले टॉपिक की वो किसके बारे में है? नेशनल वोटर्स डे के बारे में, जो 25 जनवरी को मनाया गया, उसको लेके क्या डेवलपमेंट हुई उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आखिर जो नेशनल वोटर्स डे है इसकी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने दी, और इसको शुरुआत कब की गई थी? तो 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कब से मनाया जा रहा है। अब ये क्यों मनाया जाता है कि जो मतदाता हैं या वोटर्स हैं उनका सम्मान हो और मतदान के लिए प्रेरित हो सकें। आपको ही पता है कि भारत में जो वोटिंग रेशियो है बहुत कम है। इवन लिटरेसी रेशियो बढ़ता जा रहा है लेकिन वोटिंग रेशियो कम होता जा रहा है। साथ यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, उसको भी बढ़ावा मिले। अब इस बार जो 2026 में मनाया गया उसका थीम क्या था? तो ये आपको पता होना चाहिए, माई इंडिया माई वोट। माई इंडिया माई वोट इसका थीम था किसका, इस बार जब ये मनाया गया। ठीक, ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया जो पीआईबी में आया हुआ था, इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के बारे में। ईसीआई के बारे में कई सारी चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी हो जाती हैं। पहला तो ये कि आर्टिकल 324 बात करता है भारत के निर्वाचन आयोग की। तो ये भी कहता है कि जो भाग 15 है अनुच्छेद 324, उसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग उसको बनाया जाएगा। और निर्वाचन आयोग जब बनाया जाएगा तो उसमें ध्यान ये रखा जाना है कि स्टेट जो असेंबली है उसका इलेक्शन करवाया जाएगा, जो पार्लियामेंट है या अगर हम बात करें जनरल इलेक्शन है वो करवाए जाएंगे, प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन है वो कराए जाएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ये कराएगा। तो 4 तरह के इलेक्शन ये कंडक्ट करवाता है। कभी भी स्टेट के अंदर जो लोकल इलेक्शन होते हैं इसे ये कंडक्ट नहीं करवाता है। ठीक, और एक कन्फ्यूजन होता है कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है और केंद्र का निर्वाचन आयोग है। तो स्टूडेंट को लगता है कि राज्य का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है, लेकिन ये एकदम गलत है। राज्य विधानसभा के जो चुनाव भी केंद्र निर्वाचन आयोग ही करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। ठीक, अब इलेक्शन कमीशन को लेके यहाँ पे याद रखना, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 को। कब बनाया गया था? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग को बनाया गया था। अब ये चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय बॉडी होती है। पहला यहाँ पे होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 उसकी सहायता के लिए इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक, हालांकि पावर लगभग सिमिलर होती है लेकिन थोड़ा सा पावर कहीं ना कहीं इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़्यादा हो जाती है। टेन्योर देखें तो 6 वर्ष का इसका टेन्योर होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का होता है। संविधान द्वारा इसके जो सुरक्षा इसको दी गई इसके निकाले जाने के संबंध में, और इसे महाभियोग के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा निकाला जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको जिस तरह से निकाला जाता है उसी तरह से इसको हटाया जाता है। हालांकि जब नॉर्मल जो अन्य सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन 2, ये इनको इसकी सलाह भी ले ली जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो मैंने आपको बताया। अब अगर हम देखें यहाँ पे कार्य कौन कौन से करता है इलेक्शन कमीशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तो चुनाव करवाना होता है, चुनाव कंडक्ट करवाए गए। इसके अलावा इलेक्टोरल रोल्स के बारे में बात करें, वो भी ये क्या करता है? तैयार करता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। मान्यता किसको? दलों को। ठीक है ना, राजनीतिक दलों को ये मान्यता देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्शन की डेट है, डेट को डिक्लेयर करना, डेट डिसाइड करना, ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। अगर हम बात करें ये घोषणा करता है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? इलेक्शन कमीशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब ऑप्शन यहाँ पे इट इज़ द ऑब्जर्व ईयर, 25 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है फाउंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो हमने यहाँ पर बताया कि 25 जनवरी को हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया था 1950 में, उसी दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, इसे केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ही माना जाता है, केवल जो स्टेट लेवल पर और राज्य लेवल पर ही इसे देखा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट प्रमोट इनरोलमेंट ऑफ न्यूली एलिजिबल यंग वोटर्स इज वन ऑफ द इट्स ऑब्जेक्टिव। नवपात्र युवाओं के नामांकन को बढ़ावा देना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है भाई कि हाँ ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक, क्यों नहीं हो सकता?
अब हम बात करें जो दूसरा ऑप्शन है, बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। हर जगह पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं सिर्फ जो सेंट्रल स्टेट लेवल पर बल्कि हर जगह पर लोकल लेवल पर भी इसे मनाया जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बतानी, मैंने बता तो दी सारी चीज़ें, लेकिन एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसको भी। अगर हम देखेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और फिर 74 में भी इसको पावर दी गई, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो किस बारे में, 243 के जो आर्टिकल है वो पंचायत के संबंध में है, और 243 ZA वो जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके संबंध में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, या अगर हम बात करें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, दोनों के बारे में यहाँ पे समझ लिया। जो सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन होता है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता ही है, और स्टेट लेवल पर गवर्नर इसको अपॉइंट करता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हमने थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव इसका एनालिसिस यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब इसका सही आंसर 1 और 3 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। विद द रेफरेंस ऑफ मद्रास हिटगोंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मद्रास हिटगोंग के संबंध में आपको स्टेटमेंट बताना है। क्या स्टेटमेंट यहाँ पर है, इट इज़ इंडेमिक इन पेनिनसुलर इंडिया। आखिर है क्या, ये न्यूज़ में आ गया। आप इसकी फ़ोटो अगर आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी, मैं बाद में लगा दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा मद्रास हिटगोंग करके। तो ये पहली बार तमिलनाडु वन विभाग का जो थेरी वाला एरिया है, कहाँ पे, तमिलनाडु जो डिपार्टमेंट उसमें थेरी वाले एक मैमल प्रजाति को, अभी मैमल प्रजाति की स्टडी की जा रही है। ठीक है, अब ये क्या है, बहुत छोटा टीनी मैमल है। मैमल तो बहुत बड़े बड़े होते, हाथी भी एक मैमल है, लेकिन बहुत छोटा मैमल है। हालांकि इसको 1851 में ही खोज किया गया था। अब इसके ऊपर अगर आप देखो ना, ये इस तरह चूहे के आकार का होता है, इसके अंदर ऐसे 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 कांटे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा जाता है, और इसको एक तरह का नॉकटर्नल है, मतलब क्या, रात में चलने वाली एक प्रजाति के रूप में इसको देखा जाता है। अब ये क्या सिर्फ हर जगह पाया जाता है, नहीं, केवल जो पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब हिमालयन रीजन में नहीं पाया जाएगा। एक तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे एकदम नोट कर लेना कि ये जो एरिया नॉर्मल एरिया में नहीं पाया जाएगा, हिमालयन एरिया में नहीं पाया जाएगा, केवल प्रायद्वीपीय एरिया में पाया जाएगा। कौन सी एरिया में, प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर वाले रीजन में, भारत किस वाले रीजन में आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो एकदम से इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। खाता क्या है, तो आपको पता है बीटल्स है, चींटियाँ, इन सबको ये क्या है, खाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात होगी, किसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, इसके बारे में, क्या नाम है इसका, मद्रास हिटगोंग के बारे में। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो विश्व में 17 के आसपास हिटगोंग पाए जाते हैं, लेकिन भारत में 3 टाइप के यहाँ पर देखे जाते हैं। आयुष्मान में अगर हम इनका स्टेटस देखें तो आयुष्मान लीस्ट कंसर्न इनका स्टेटस देखा जाता है। इट इज लिस्टेड इंडेंजर्ड नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और ये नॉक्टर्नल, इट इज नॉक्टर्नल एंड अडॉप्ट ड्राई एरिड लैंडस्केप। ये शुष्क और अर्धशुष्क परिदृश्य के लिए अनुकूलित है, रात्रिचर प्रजाति है। ये करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इंडेंजर्ड नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अगरवुड। अगरवुड के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, उन्हें हम जल्दी जल्दी करेंगे। जो जिनमें स्टैटिक टॉपिक ज़्यादा इन्वॉल्व है उनमें 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, 2 मिनट के आसपास। अब यहाँ पे अगरवुड के बारे में न्यूज़ क्यों है कि जो डोनोर है। अब आप पूछोगे डोनोर क्या है सर, तो डोनोर क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है या मंत्री, उसे डोनोर कहा जाता है। ठीक, डोनोर ने 80 करोड़ का अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम को स्टैब्लिश किया है, उसकी आधारशिला रखी अगरवुड के लिए। ठीक है, अगरवुड को ऊड भी बोला जाता है, अगरवुड को गाहरू भी बोला जाता है, और अगर भी बोला जाता है। तो ये क्या है, अगरबत्ती सामग्री है। दुनिया में अगर हम बात करें अगरबत्ती सामग्री के रूप में इसे देखा जाता है। अब ये बनता कैसे है, तो अगर आप देखोगे तो रेजिन जो पेड़ होता है उसके डिफेंस मैकेनिज्म से के रूप में बनता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में यह देखा जाता है। कौन से रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में यह देखा जाता है। ठीक, अब इसे बनने में लगभग 10 वर्ष के आसपास लग जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और भारत में बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में इसे यहाँ पे देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट में इसको बढ़ावा दिया जाएगा, और इस वजह से यहाँ पे एक स्कीम नॉर्थ ईस्ट के लिए शुरू की गई है। तो अगरवुड रेजिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, कवक का जो वो होता है, उसके तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में अगरवुड का जन्म होता है। दूसरा, एक्वेलेरिया मेलेसिना बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फेबेकिया। ये स्टेटमेंट डिफिकल्ट है, थोड़ा इस तरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कि इस फैमिली का है या नहीं है, तो इस फैमिली का नहीं है बेसिकली। अब अगर आप पूछोगे कि किस फैमिली का है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। सो आई थिंक मेलासिनिस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फेबिया। फेबेसी कुल से एक्वेलिया मेसेलिनिस फेबेसी कुल से संबंधित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। अगर तीसरा,
इन इंडिया अगर वो नेचुरली फाउंड मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, भारत में ज़्यादातर ये उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, डोनर मिनिस्ट्री ने 80 करोड़ की स्कीम सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, अगरवुड मतलब अगरबत्ती, है ना, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। वहीं अगर आपने जो मद्रास हेडगोम के बारे में पता है कि प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, हिमालयन में नहीं पाया जाता, आयुसीन स्टेटस अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन कर लोगे। क्योंकि देखिए किसी भी जीव जंतु या किसी वो अगर हम बात करें पेड़ पौधे के बारे में यूपीएससी पूछता है ना, तो एक तो उसकी लोकेशन पूछ लेता है कहाँ पाया जाता है, उसका आयुसीएन में स्टेटस पूछ लेता है कहाँ पाया जाता है। अगर आपने इन दो चीज़ों पर कमांड बना ली किसी पादप और जंतु पर, मतलब प्लांट या एनिमल पर, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन। तो ये दोनों चीज़ जरूर नोट किया करें जब भी आप पढ़ें या मेरा वीडियो देखें तब। अब अगला जो क्वेश्चन है पीएलआई स्कीम के बारे में है कि विद द रेफरेंस ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल पीएलआई स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एडवांस केमिस्ट्री सेल पीएलआई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या है ये, अगर हम देखें न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि हाल में एडवांस केमिस्ट्री सेल पीएलआई योजना के लक्ष्य जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं, है ना, और एक्चुअल आउटकम्स के बीच काफ़ी अंतर बना हुआ। मतलब लक्ष्य जो बनाया गया था, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है जो डिसाइड किया गया था, और जो प्राप्त हुआ है उसके बीच में बहुत अंतर अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो ACCPLI के बारे में देखेंगे, एडवांस केमिस्ट्री सेल पीएलआई, उससे पहले हम थोड़ा सा पीएलआई स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में देखें तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को सन 2020 में शुरू किया गया था। इसका पर्पज़ ये था घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, विनिर्माण को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ये पहली बात बेसिक पता होना चाहिए। अब इसमें यह भी पूछा जाता है क्या एमएसएमई के लिए नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें कैटर किया गया था, कंपनियों को खासतौर पे जो इंसेंटिव देके यहाँ पे प्रयास यहाँ पे किया गया था। अब बहुत सारे मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व थे और इस योजना का बजट 1.97 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र इन्वॉल्व थे आपको पता होना चाहिए। जैसे मोबाइल फ़ोन आपको पता होना चाहिए इन्वॉल्व था, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें ऑटोमोबाइल है, इसके अलावा एडवांस केमिस्ट्री सेल है जिसकी बात यहाँ पे की जाएगी, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। टेक्सटाइल है, सोलर है ना, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, स्टील है और टेलीकॉम है। तो इन सारी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी इनको यहाँ पे बढ़ाया गया जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिले। अब देखिए आपको पता है कि बैटरी का हर जगह इस्तेमाल होता है, कोई भी डिवाइस बनता है उसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो सरकार को ये पता है कि भाई बैटरी हम बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो क्यों ना हम एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य के तहत 2026 तक हम प्रयास ये करें कि 50 गीगावाट हॉर्स जो बैटरी सेल को हम बना लें, ठीक। और इससे क्या हो जाएगा कि जो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे पर्पज़ है सरकार का। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ACCPIL स्कीम शुरू की, लेकिन ACCPIL का जो लक्ष्य था 50 गीगावाट हार्ट्स का वो अभी पूरा नहीं हो पाया। ये यहाँ पे बात यहाँ पे देखी जा रही है। अब ऑप्शन यहाँ पे है इट एम टू क्रिएट 50 गीगावाट हार्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 2026 तक इतनी बैटरी कैपेसिटी डेवलप करने का लक्ष्य था, करेक्ट है। इंसेंटिव आर लिंक्ड टू एक्चुअल बैटरी सेल्स, प्रोत्साहन वास्तविक बैटरी सेल से या बिक्री से जुड़े होते हैं, प्रदर्शन आधारित होते हैं, ये भी करेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज नोडल मिनिस्ट्री, तो पावर मिनिस्ट्री जो है नोडल मिनिस्ट्री है, ये इनकरेक्ट है। भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है ना वो इसका नोडल मिनिस्ट्री है। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरएवर केमिकल्स। फॉरएवर केमिकल्स के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है। अब अगर हम देखें फॉरएवर केमिकल्स ऐसे कैसे केमिकल होते हैं या इनमें न्यूज़ क्या आई है, देखिए ऐसा देखने को मिला है कि 2003 से लेके 2021 तक के बीच में जो एकत्र किए गए ह्यूमन ब्लड सैंपल्स का स्टडी की गई, उन स्टडी में क्या पाया गया कि जो पुराने PFAS केमिकल का जो लेवल है वो 86% तक घट गया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, ठीक है। तो मैंने जो PFAS है इसका जो स्तर है ब्लड में कम पाया गया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स है इन्होंने इसका प्रोडक्शन कम कर दिया गया था। अब PFAS क्या होता है, पर एन पॉलीफ्लोरोक्लाइल सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं और फॉरएवर होते हैं, मतलब कभी भी पर्यावरण से नष्ट ही नहीं होते। ऐसे केमिकल ब्लड में जाते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन पे रिपोर्ट आई है कि अभी ये कम यहाँ पे देखे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें
तो अब इसमें बनता क्यों है कि जो स्किन से रिलेटेड क्रीम होती है, अगर हम बात कॉस्मेटिक आइटम है, कार है, फ्लोर है, डिश वाटर है, कपड़े, फूड पैकेजिंग, इन सब में क्या किया जाता है, फायर जी, इन सब का यूज़ यहाँ पे किया जाता है फॉरएवर केमिकल्स का। ठीक है, तो दे आर रेजिडेंस और डिग्रेडेड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। ये मजबूत कार्बन फ्लोरीन बंध के कारण अपघटन के प्रति प्रतिरोधी हैं, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, दे बायोक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी ओवर टाइम, समय के साथ मानव शरीर में चले जाते हैं, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे सभी PAFS को स्टॉकहोम कन्वेंशन में यहाँ पे रेटिफाई किया गया है, इनमें नोट किया गया, ठीक है ना। तो सभी को यहाँ पे जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली पोप्स के संबंध में है ना। बेसिकली इस तरह के जो कण हमेशा जो धरती में बने रहते हैं उनको लगाम लगाने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन को किया गया। तो इस तरह से अगर हम बेसल कन्वेंशन भी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, बहुत सारे कन्वेंशन, लेकिन स्टॉकहोम कन्वेंशन पोस्ट से संबंधित है। उसमें PFAS के कुछ तो एलिमेंट्स है, लेकिन सभी PFAS हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि PFAS दो टाइप के होते हैं, परफ्लोरोकेटेन सल्फोनिक एसिड और परफ्लोरोनोइक एसिड। मतलब इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ऑल नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको इससे एलिमिनेट कर देना है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव मी अ सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विद द रेफरेंस ऑफ ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रंथ कुटीर राष्ट्र भवन के संबंध में आपको स्टेटमेंट बताना है। भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया, किसको, ग्रंथ कुटीर को इनॉग्रेट किया। ये बेसिकली जो पांडुलिपियाँ होती हैं या शास्त्रीय साहित्य होते हैं उनका एक केंद्र है, संकलन केंद्र है ये। अब इसमें 11 शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल की गई हैं। अब 11 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, मराठी है, पाली है, प्राकृतिक है, असमिया है और बंगाली है। अब इनमें अगर हम बात करें, ये सांस्कृतिक भाषाओं में शामिल किया गया। इसमें लगभग 2300 से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो महाकाव्य है, फिलॉसफी है या हिस्ट्री लिटरेचर से संबंधित रहेंगी। अब इसको बनाने में केंद्र राज्य सरकार सभी यहाँ पे मदद करने वाले हैं, ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लासिकल भाषा क्या होती है, क्लासिकल भाषा जिनका प्राचीन साहित्य हो, प्राचीन इतिहास हो, कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना इनका लिखित परंपरा होनी चाहिए। जैसे हिंदी एक क्लासिकल भाषा यहाँ पे नहीं है, तो इसका कारण क्या है कि हिंदी का 2000 साल पुराना कोई ऐसा इतिहास अभी तक नहीं है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है। अब इसको सबसे पहले जो तमिल भाषा 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, फिर संस्कृत को किया गया। अगर हम देखें लेटेस्ट में 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन 5 को शास्त्रीय भाषा डिक्लेयर किया गया। एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, तो जहाँ तक एज पर आई नो इनको अभी डिक्लेयर किया गया है, ठीक। तो अब इनकी संख्या टोटल 11 हो गई है। अब ये 8वीं अनुसूची की जो भाषा है उससे एकदम अलग है, ठीक है। अब स्टेटमेंट यहाँ पर है, मतलब उससे आप कन्फ्यूज नहीं करिएगा, वो अलग चीज़ है। इट हाउस मैन्युस्क्रिप्ट एंड बुक्स इन 11 क्लासिकल लैंग्वेज। इसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों पुस्तकें संग्रहित हैं। यह ज्ञान भारतम मिशन के उद्देश्यों को समर्थन करते, सपोर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन, करेक्ट है। इसका विकास विशेष रूप से संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका डेवलप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है आपको यहाँ पे बताना है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें सिर्फ, अगर हम बात करें, ये केवल एक मंत्रालय नहीं बल्कि कई मंत्रालय की पहल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सिक्जोफ्रेनिया के बारे में हम देखेंगे आगे चल के। चलिए देख लेते हैं। रिसर्चर्स ने पाया, रिसर्च हुई 5 लाख लोगों की डेटा की, उसमें क्या डाटा देखने को पता है कि डाटा ये मिला कि सिजोफ्रेनिया है उसमें जो ग्रस्त लोग हैं वो उससे जो प्रताड़ित होते उनकी जो हड्डियां हैं, एक तो वो उनकी कमज़ोर रही हैं, दूसरा फ्रैक्चर होने से उनकी जो जोखिम रिस्क है हड्डी टूटने को बढ़ता जा रहा है। अब जो सिजोफ्रेनिया होता है कैसे, तो सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। जब किसी को सिजोफ्रेनिया होता है तो उसकी जो सोचने की क्षमता होती है, वास्तविक जो समझ होती है, इमोशनल जो इसकी कहते हैं ना रिएक्शन होता है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक ये रोग रह जाता है, ठीक है। अब कोई इसका ठोस कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा माना जाता है जेनेटिक्स भी इसके कारण होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी सिजोफ्रेनिया के कारण बन जाते हैं, और लाइफ में अगर स्ट्रेस हो वह भी सिजोफ्रेनिया के कारण बन जाता है, ठीक। तो ये तो आपको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें
कि इट इज़ ए क्रोनिकल मेंटल डिसऑर्डर विथ बोथ जेनेटिक एनवायरमेंटल कॉज। ये दीर्घकालिक मानसिक विकार है, अनुवांशिक भी हो सकता है, पर्यावरणीय भी हो सकता है, ये दोनों ही बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, सिम्टम्स यूजुअली बिगिन द लेट एडोलसेंट और अर्ली एडल्टहुड। इसका लक्षण सामान्यतः किशोरावस्था उत्तरार्ध में प्रारंभिक वयस्क में प्रकट होता है, करेक्ट है। इट कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड विथ शॉर्ट टर्म मेडिसिन। तो इसको अगर हम बात करें जल्दी दवा दे के इसका इलाज किया जा सकता है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है ना। अगर हम बात करें उपचार, अगर हम देखोगे तो पूरी तरह से कोई उपचार नहीं है, बल्कि सिर्फ इसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है मेडिसिन के थ्रू, थेरेपी वगैरह के माध्यम से। तो इसका कोई डायरेक्टली इस तरह से उपचार नहीं है। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक इसके बारे में यहाँ पे न्यूज में था, सोनिक बूम यहाँ पे न्यूज में था कि विद द रेफरेंस ऑफ सोनिक बूम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाल में क्या देखा गया कि जो सिस्मोमीटर्स की मदद से पृथ्वी की जो कक्षा है, पृथ्वी की जो लेयर है, उसमें जो ऑर्बिटल के डेब्रिस होते हैं, जो पृथ्वी जो ऊपर से गिर रहे होते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट टूट गया, नष्ट हो गया, तो उसके डेब्रिस, उसका जो अवशेष, उसको डेब्रिस कहा जाता है। तो कभी कभी बहुत तेज़ी से रफ्तार से चलते हैं। तो अगर कोई भी डेब्रिस, अगर हम बात करें साउंड से तेज चलता होता है, साउंड से तेज चलता है, उसे क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि रिसर्चर्स ने साउंड से तेज चलने वाले ऐसे डेब्रिस का पता लगाया है, ठीक है। तो सुपरसोनिक बूम कैसे बनता है, जब कोई वस्तु बहुत तेज़ी से उड़ती है तो उसके आसपास की जो हवा है वो क्या होती है, ज़ोर से हटती जाती है। कई बार आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, बहुत तेज़ फाइटर जेट उसमें बहुत तेज़ साउंड होती है। तो क्या होता है उसमें कि बहुत तेज़ी से वो चलती, तो हवा जब हटती है, ज़ोर से हटती है, तो उसकी वजह से शॉक वेव्स बनता है, और इसकी वजह से अगर आप देखोगे एक वेव निकल के सामने, इसे सोनिक बूम कहा जाता है। विमान में भी ये देखने को मिलता है, कोई भी चीज़ जैसे जो साउंड के रफ्तार से आगे चले उसमें ये देखने को मिलता है। दे अकर वेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। यह उत्पत्ति तब होता है जब वस्तु साउंड से तेजी से चले, करेक्ट है। बड़े विमान छोटे विमान की तुलना में कमज़ोर सोनिक बूम उत्पन्न करते हैं। लार्ज जो वो होते हैं, ये तो उल्टा यहाँ पे है, अगर जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं ना वो कम बूम उत्पन्न करते हैं, तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। हायर एल्टीट्यूड रिड्यूस इंटेंसिटी। आप देखिए हायर एल्टीट्यूड में वायु का जो संपर्क है वो कम हो जाएगा किसी विमान से, तो वहाँ पे सुपरसोनिक बूम का जो साउंड है वो कम हो जाएगा। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टोबिलंथिस रिथेसी। स्टोबिलंथिस रिथेसी के संबंध में आपको स्टेटमेंट बताना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर दें। एक लाइक से क्या होता है, हमें सपोर्ट मिलता है और वीडियो ज़्यादातर लोगों पर रिकमेंड होती है, तो इतना आप जरूर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टोबिलंथिस रिथेसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नई फूलदार पौधे की प्रजाति को यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो कहाँ पे इसकी खोज की गई, अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई। इसको क्या बोले, स्टोबिलंथिस रिथेसी, ठीक। इट बिलोंग टू द फैमिली एसेंथिया, एसेंथिकाई फैमिली संबंधित है। आयुषीन में इसका आंकड़ा डाटा एफिशिएंट है, मतलब इसे कोई आंकड़ा आयुषीन में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उत्तर पूर्वी, मतलब ये पूर्वी जो हिमालय है उस रीजन में बहुत ज़्यादा ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही ऑप्शन का अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आयुषीन में डीडी है, लेकिन इसका भी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी हैं, रितेश कुमार चौधरी, जो आधार का रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत, उनके नाम पर इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, रितेश स्टोबिलंथिस रितेसी, ठीक है। अब इसके फलने का समय सितंबर दिसंबर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखिए है क्या। सॉरी आज मैं ट्रैवल में था जिस वजह से थोड़ा सा भी टायर्डनेस बनी हुई है। विद द रिफरेंस ऑफ जावा आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जावा आइलैंड के संबंध में आपको स्टेटमेंट्स बतानी है। ऐसा क्यों बतानी है कि वहाँ पे अभी लैंड स्लाइड आई थिंक देखने को मिला है। लैंड स्लाइड की वजह से वहाँ पे लगभग 7-8 लोगों की मौत हो गई। तो अगर आपने भारत का मैप देख रखा है तो भारत के मैप में यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड, यहाँ पे है आपका जावा आइलैंड। एक बार पूछा था यूपीएससी ने कि नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है अंडमान निकोबार से, तो ये सुमात्रा है। तो इस रीजन में ये बूम देखने को मिला है जावा में, और ये दुनिया का जो इंडोनेशिया का 13वां सबसे बड़ा आइलैंड है। मैंने एक पूरा वीडियो कवर किया दुनिया के सारे आइलैंड के बारे में, जो फैक्ट्स हैं करंट अफेयर में क्यों इम्पोर्टेंट, जैसे ग्रीनलैंड है तो क्यों न्यूज़ में था, क्या उसके फीचर्स हैं जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने कवर किया है, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इट वॉज फॉर्म ड्यू टू सबडक्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेटू एंड थाई ऑफ सुंदा प्लेटू। इसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया प्लेट के सुंदा प्लेट के नीचे जाने से हुआ है। मतलब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर हम देखें इस तरह,
इस तरह की प्लेट है, ये नीचे गई है और ये इंडो मतलब क्या, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक देखा होगा तो आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी प्लेट्स हैं। मैं मान लेता हूँ ये ए नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, बी साउथ अमेरिका प्लेट है, ठीक है ना। अफ्रीका प्लेट यहाँ पे थी। अब अफ्रीका प्लेट से जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इधर की तरफ मूवमेंट हुई, इधर यूरेशियन प्लेट थी। तो यहाँ पे जो सबडक्शन जोन बना, इसमें यहाँ पे ये एरिया निकल के सामने आया, बाद में यहाँ पे डेवलप हुआ जावा वगैरह का। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। जकार्ता जावा के दक्षिणी तट पर है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। जकार्ता जावा के दक्षिणी तट पर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है तो किस तट पर है, अगर आप बात करें तो उत्तर पश्चिम तट पर है जकार्ता, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 2 प्लेटें हैं यहाँ पे, ये छेद तब बना था जब ऑस्ट्रेलियन प्लेट सुंडा प्लेट के नीचे खिसक गई। तो इधर ये प्लेट, उधर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ। ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाला सुंडा प्लेट, तो सुंडा प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे खिसक गई थी, इस वजह से ये देखने को मिला, इसका निर्माण देखने को मिला, ठीक है। अब इंडोनेशिया के बारे में तो पता होना चाहिए कि 12,000 से ज़्यादा आइलैंड का ग्रुप है। ग्रेट सुंडा आइलैंड का भी समूह यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ पार्ट बोर्नियो में है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल इंटरफेरेंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो जुडिशरी का इंटरफेरेंस कितना हो सकता है, उसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द किया जिसमें बिना ठोस कारण बताए गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया था। मतलब क्या, इस निर्णय से क्लियर हो गया कि अगर कोई जांच चल रही उसके दौरान अदालतें कब और कैसे हस्तक्षेप करेंगे उस मामले में। नो कहेर्सिव स्टेप, मतलब कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्पष्ट शब्दों के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं यह भी इसने तय किया, इस वजह से ये न्यूज यहाँ पे था। अब इसमें क्या ऑप्शन यहाँ पे बनना है, कोर्ट्स कैन रूटीनली स्टे इन्वेस्टिगेशन टू द प्रोटेक्ट पर्सनालिटी लिबर्टी। कोर्ट लिबर्टी की रक्षा के लिए रेगुलर तौर पर जांच पर एक जो पुलिस उसके रोक लगा सकती है, ये इनकरेक्ट है भाई, ऐसे नहीं कर सकती। दूसरा, पॉलिसी हैव स्टैच्यूटरी ड्यूटी अंडर द सीआरपीसी टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल ऑफेंस। सीआरपीसी के तहत पुलिस की कानूनी ड्यूटी है कि वह कोग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराधों की जांच करे, ये ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा, कोई जबरदस्ती वाला कदम नहीं है वाली बात का मतलब है कि जांच से रोका जाए। द फ्रेज नो कोहर्सिव स्टेप नेसेसरी इम्प्लाई स्टे और इन्वेस्टिगेशन। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी अगर हम देखें यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि नो कोहर्सिव स्टेप मतलब कि क्या, जो भी संदर्भ उसका संदर्भ विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जुडिशरी के पास तर्क होना चाहिए, स्पष्ट रूप से समझाया हुआ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी 1 और 3 यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आगे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया EU सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जनरल प्रिंसिपल है। जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जांच जो है पुलिस का एक्सक्लूसिव डोमेन है, पुलिस का अधिकार है, ठीक है। तो अदालतों को सेपरेशन ऑफ पावर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का पार्ट है पुलिस व्यवस्था, है ना। और जो एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव जुडिशरी, इन तीनों का समन्वय यहाँ पे देखने को मिलता है भारत के संविधान में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो जुडिशरी है उसे सेपरेशन ऑफ पावर का हनन नहीं करना चाहिए, जिसे स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया EU के संबंध में यहाँ पर है, इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू साइन सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप विद यूरोप यूनियन। यूरोप यूनियन के साथ साइन करने वाला भारत यहाँ पे पहला देश बनेगा, ये इनकरेक्ट है। द पार्टनरशिप इंक्लूड कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो इंडिया EU के बीच सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो और इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म शामिल किया जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट एम टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड द EU। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट का मकसद इंडिया और EU के बीच में क्लासिफाइड जानकारी को एक्सचेंज और आसान बनाना है। 2 और 3 दोनों ही यहाँ पे करेक्ट इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको यहाँ बताना है, लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया, तो क्या पर्पज है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी यूएस जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अपना नाम वापस ले लिया है, तो इससे फाइनेंसिंग वगैरह के इशू देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई थी 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, हरियाणा में। इसका पर्पज़ क्या है कि जो भी देश सोलर के डायरेक्टली रेंज में आते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे ये यूएस है, यूएस वाला थोड़ा सा रेंज आता है, फिर अगर आपने ये इधर देखा होगा, फिर ये अफ्रीका वाला रीजन है ना।
तो अब अगर हम देखेंगे इंडिया वाला है, जहाँ सूरज की रोशनी 12 महीने पड़ती है, ऐसे रीजन में क्या किया जाएगा, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसमें 120 के आसपास देश जुड़ गए हैं, भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरुआत की थी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे यूएस भी फंड करने वाला था, लेकिन चूंकि ट्रंप की सरकार में आप पता है किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से इन्होंने इसको यहाँ पे नाम अपना वापस लेने का प्रस्ताव किया है। इस वजह से न्यूज़ में था और इसमें द एडिटोरियल पेज में ही आया हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि इसको कवर थोड़ा सा कर देते हैं बेसिक चीज़ें। ठीक, COP21 में आई थिंक इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी, किसको, ISA की। तो ISA वाज लॉन्च 2015 एंड इज हेडक्वार्टर इन इंडिया। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, 2015 में लॉन्च किया गया था, हेडक्वार्टर भारत में है। यूनाइटेड स्टेट सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है, यूनाइटेड स्टेट इसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं बताना है आपको। तीसरा, द ISA प्राइमरली फोकस ऑन प्रमोटिंग सोलर एनर्जी डेवलपिंग ट्रॉपिकल कंट्रीज। इसका पर्पज़ क्या है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। ठीक, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @इंडिया फेस बाय दिवस द्विवेदी से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल लेक्चर नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी। आज हमने कंबाइन कर दिया करंट अफेयर को, अभी थोड़ा सा ट्रैवल